स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या नाम है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद होना, तो फर्म का बंद होना ही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। कौन सा फर्म? पार्टनरशिप को, फर्म को बंद होने का बात कर रहे हैं हम, कि अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म है और अगर ये बंद हो रहा है, इसी को बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है। फिर बोलता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस इज क्लोज्ड एंड फर्म इज डिसॉल्व। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि फर्म जो हमारा है वो बंद हो रहा है, या फिर उसको ये यूं कहते हैं कि डिसॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब जो हमारा पार्टनरशिप फर्म पहले चल रहा था उसके ऑपरेशन को हम क्लोज डाउन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मतलब अब से फर्म का कोई ऑपरेशन नहीं करने का है। तो जब फर्म का ऑपरेशन नहीं करना है मतलब सब कुछ खत्म करना है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहला बात ये हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स इन द फर्म। क्या बोला? कि अगर हम फर्म के डिसोल्यूशन का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम पार्टनरशिप के भी डिसोल्यूशन का बात बोल रहे हैं। अगर सोचो ये कोई धंधा था जिसमें 3 पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल ये देखो नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, कोई धंधा है जिसमें 3 पार्टनर हैं। अब ये 3 पार्टनर के धंधे को बंद कर रहे हैं, तो सिर्फ फर्म ही तो खत्म नहीं हो रहा ना, सिर्फ फर्म ही डिसॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि वो तीनों पार्टनर के बीच का रिश्ता भी खत्म हो रहा है बिजनेस का। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आया। अच्छा, अभी तक जो हम इसके पहले पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि मानो हमारे पास 3 पार्टनर है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता था? चाहे तो हम पीएसआर चेंज करते थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर क्या करवाते थे? एडमिशन करवाते थे, या क्या करवाते थे? रिटायरमेंट या डेथ करवाते थे। इसको हम बोलते थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि जब भी किसी पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था तो बोलते थे रिकंस्टिट्यूशन हो गया, फर्म बदल गया, फर्म का नियम बदल गया। या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हुआ, फिर से फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता था। तो हर बार हम फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करते थे। या फर्म में किसी का रिटायरमेंट या डेथ हो गया, फिर फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता था। तो ये सभी चीज हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म था। लेकिन इसमें होता क्या था कि बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहता था, बिजनेस का ऑपरेशन क्लोज डाउन नहीं होता था। पर अब जो हमारा पार्टनर है, अब ये पार्टनर के बीच में बिजनेस ही क्लोज हो रहा है, तो अब तो पार्टनरशिप भी बंद हो रहा है, साथ में इन तीनों पार्टनर के बीच का रिलेशन भी खत्म होने वाला है। यानी क्या कहेंगे उसको हम? फर्म का डिसोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। बेसिकली डिसोल्यूशन का मतलब क्या कि अगर कोई भी फर्म चल रहा है, उस फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सारे पार्टनर्स के बीच का रिश्ता खत्म हो रहा है, फर्म का ऑपरेशन क्लोज डाउन हो रहा है। ठीक है। फिर बात आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म को डिसॉल्व करने का क्या क्या मोड्स है, क्या क्या तरीका है, कौन कौन से टेक्निक को यूज करके फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं। पहला तरीका, म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर आपका आपसी एग्रीमेंट से ही बंद हो रहा है फर्म, मतलब वॉलेंट्री डिसोल्यूशन इसको बोलेंगे। वॉलेंट्री का मतलब स्वेच्छा से हम फर्म को बंद कर रहे हैं, अपने इच्छा से। मतलब कि सारे लोग मिलके बोले कि चलो भाई अब फर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, फर्म का ऑपरेशन को क्लोज डाउन करते हैं, बात खत्म हो गया, बंद करेंगे फर्म को। फिर आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, एग्जांपल में इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब देखो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब तुम लोगों को पता है क्या? दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाने का मतलब क्या? अगर आपका एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो जब एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो फर्म तो वैसे भी डिसॉल्व होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम नीचे दे दिए। दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, मान लो ए और बी 2 पार्टनर है, और दोनों पार्टनर क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। तो जब दिवालिया हो गया तो आपको तो डिसॉल्व करना ही पड़ेगा फर्म को। ठीक है। और एक होता है डिसोल्यूशन बाई कोर्ट के द्वारा डिसॉल्व कर देना। अच्छा, कोर्ट के द्वारा डिसॉल्व कैसे होगा जरा बताना। पहला देखो, पार्टनर्स बिकम्स ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब मुस्कान हो गया। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हो गया? अनसाउंड माइंड का मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो अगर पार्टनर दिमाग से पैदल हो गया, गजनी बन गया, गजनी, एग्जाम्पल में गजनी लिख रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल में गजनी, पार्टनर गजनी हो गया, अपरिचित, जिसको तुरंत भर में सब कुछ याद आ जाता है और तुरंत भर में सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसा बीमारी वाला अगर पार्टनर बन गया ना, तो उसको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि फिर फर्म तो चलेगा नहीं, चलिए जाएगा वो, उस रहने से अच्छा है कि उसको बंद ही कर दो। दूसरा पॉइंट है पार्टनर्स बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल, जिसका दिमागी हालत पूरे खत्म हो गया, तो ऐसे लोग को भी पार्टनरशिप में रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। और पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, पार्टनर
पकड़ा गया कुछ मिसकंडक्ट करते हुए, कुछ गलती करते हुए पकड़ा गया, वैसे भी पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट के द्वारा बंद करवा दिया जाएगा। और एज द कोर्ट में थिंग्स फिट, बाकी कोर्ट को जो अच्छा लगे, हमको ये बिजनेस को मार्केट में रखना ही नहीं है, खत्म कहानी, बंद करना पड़ेगा आपको, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो कोर्ट के द्वारा 4 कंडीशन क्या क्या बताइए। पहला, अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर का दिमागी हालत, दिमाग से पैदल हो गया, कोई पार्टनर परमानेंटली दिमाग खराब हो गया उसका, अब उसका दिमाग काम करने लायक ही नहीं है, या फिर अगर वो कुछ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट किया और जैसा कोर्ट को अच्छा लगे। तो ये 4 कंडीशन में आपको पार्टनरशिप फर्म, आपका पार्टनरशिप को फर्म को बंद करवाएगा कौन? कोर्ट करवाएगा। कोर्ट एक ऑर्डर दे देगा कि आपको बंद करना पड़ेगा, फिर आपको बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या बोलता है? बाई नोटिस। पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकता है? बाई नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, ये क्या है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि हमारा पार्टनरशिप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा एक लंबे समय तक, और जैसे ही उसका टेन्योर खत्म होगा बोलेगा पार्टनरशिप फर्म बंद कर दो। तो जब पार्टनरशिप फर्म एट विल है तो भाई उसको नोटिस के द्वारा बंद करना पड़ेगा, एक नोटिस देके और बंद कर देना पड़ेगा। एक नोटिस बाहर चिपका देंगे कि अब मेरा पार्टनरशिप फर्म का ऑपरेशन क्लोज डाउन होने वाला है, पार्टनरशिप फर्म खत्म। ठीक है। और 5वां पॉइंट है बाई हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। बाई हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा इवेंट के बारे में मेंशन्ड है कि अगर ऐसा कुछ घटना घटा तो आपको पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा। देखो नीचे एक एग्जांपल देके हम बताए हैं कि हमारा पार्टनरशिप डीड है ये, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इफ ए पार्टनर्स डाइज देन वी विल डिसॉल्व द फर्म, और तीनों पार्टनर यहां साइन कर दिया। तो जब तीनों पार्टनर साइन कर दिया और बोला अगर पार्टनरशिप में कोई भी हमारे पार्टनर का डेथ होता है तो आपको पार्टनरशिप फर्म के ऑपरेशन को डिसॉल्व करना पड़ेगा। भाई तीनों में से कोई पार्टनर मरा, एक आध पार्टनर जैसे ही निपटा, ये देखो बी मर गया, बी मरा, देन फर्म विल डिसॉल्व। आपको उस सिचुएशन में फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। एग्जांपल हम ऊपर लिख भी दिए हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी पार्टनर के डेथ का बात लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसमें मेंशन है पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई पार्टनर मरता है तो आपको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। जो लिखा है उस बात को मानना पड़ेगा और डिसॉल्व करना पड़ेगा। आया बात समझ में? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 48, और VVI लिखा हुआ है मतलब इंपॉर्टेंट तो ये है, और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पार्ट से। अगर एग्जाम में तुम्हारा थ्योरी का क्वेश्चन आएगा इसी वाले टॉपिक से आने का चांसेस ज्यादा बनता है। क्या पॉइंट है? पहला, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे? मतलब कि अगर कोई लॉसेस हो रहा है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते वक्त, अगर कोई लॉस हो रहा है तो ये लॉसेस का भरपाई कहां से होगा? तो बोलता है पहले फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आप कुछ प्रॉफिट का पोर्शन बचा के रखे हो तो आप उस प्रॉफिट के पोर्शन से कर लो उसको एडजस्टमेंट। सेकेंडली पेड आउट ऑफ कैपिटल। अगर कुछ कैपिटल का पोर्शन आप बचा के रखे हो, करो कैपिटल से एडजस्टमेंट। भाई अगर प्रॉफिट नहीं है, देखो मानो मालिक कहां से, कोई लॉस को कहां से मैनेज कर सकता है? जो उसके पास पैसा है। तो पैसा कौन सा? एक जो कमा के रखा है, जो उसका कमाई वाला पार्ट है, और दूसरा कमाई वाला पार्ट से पूरा नहीं हुआ तो अपना पूंजियों लगा देगा, पूंजी भी लगाएगा। तो कमाई वाला पार्ट से अगर नहीं हुआ तो पूंजी वाले पार्ट से खर्चा करेंगे, और अगर ये दोनों ही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? अपना घर से लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे? अपने घर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, जितना जितना जिसका हिस्सा निकल रहा है वो अपना घर से लेके आएगा। तो लास्टली बाई पार्टनर्स इन PSR। पार्टनर्स अपने जहां से भी लेके आए वो पर्सनल पैसा लेके आना पड़ जाएगा उनको। अगर प्रॉफिट से पूरा नहीं पड़ा, प्रॉफिट के बाद कैपिटल भी यूज कर लिए तब भी पूरा नहीं पड़ा, और तब भी अभी बचा हुआ पैसा देने के लिए, तो आपको घर से लेके आना पड़ेगा अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तीनों बात समझ में आया? दूसरा पॉइंट बनता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। एप्लीकेशन ऑफ एसेट का मतलब क्या? बोलता है कि भाई जो भी एसेट आपके पास है उसका क्या एप्लीकेशन है। तो देखो पहला, रियलाइजेशन का खर्चा। रियलाइजेशन का जो खर्चा है उसका कहां से पेमेंट होगा? ऑर्डर ऑफ पेमेंट का बात हो रहा है, मतलब किसको किसको पेमेंट पहले करना है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? अगर कोई एसेट है उसको बेच रहे हैं तो बेचने में खर्चा होता है। देखो कोई एसेट है ऐसे ही नहीं बिक जाता है, कोई आदमी अपॉइंट करोगे या किसी पार्टनर से ही रिक्वेस्ट करोगे कि आप मेरा एसेट को बेचवा दीजिए, तो जो भी आदमी बेचेगा वो अपना कमीशन लेगा ना, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन का खर्चा। हम अपने एसेट और लायबिलिटी को रियलाइज करवा रहे हैं, मतलब बेच के खत्म करवा रहे हैं, उसका ये खर्चा है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है उसको पेमेंट करेंगे सबसे पहले, हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को खत्म करेंगे। उसके बाद कोई आउटसाइड लायबिलिटी है, कौन सा? सिक्योर्ड वाला। देखो लायबिलिटी दो तरह का, एक सिक्योर्ड दूसरा अनसिक्योर्ड। हम बोले हमने बैंक से लोन लिया, समझना एग्जांपल बढ़िया है, हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जब हम लोन लिए तो बैंक वाला बोल दिया हाइपोथिकेटेड, हाइपोथिकेटेड, हाइपोथिकेटेड बाई मान लो ऐसे समझो कि अगर हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, अब ये बैंक से हम जो लोन लिए हैं
ये लोन बोला कि आपका जो लोन है ना, ये सिक्योर्ड बाई मशीनरी, आपके मशीनरी से सिक्योर्ड है। तो जैसे ही अगर हम लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो वो मेरा मशीन उठा के लेके चला जाएगा, क्योंकि उसका सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी में हम मशीन दे रखे हैं। तो जब हम सिक्योरिटी मशीन दे के रखे हैं तो मशीन लेके वो चला जाएगा। कहां गया, ये चला गया। तीसरा पॉइंट आता है आउटसाइड लायबिलिटी का। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या, जो अनसिक्योर्ड, आउटसाइड पहले था आउटसाइड लायबिलिटी सिक्योर्ड वाला, एक है आउटसाइड लायबिलिटी अनसिक्योर्ड वाला। तो अनसिक्योर्ड का मतलब क्या, जिसका सिक्योरिटी किसी से नहीं है। जैसे हम क्रेडिटर से उधार पे लिए सामान, अब इसको थोड़ी ना कुछ बंधक दे के आ रहे हैं कि भाई तुमको, अगर तुमको पैसा नहीं देंगे तो तुम ये मेरा सामान उठा के लेके चले जाना, तो वो सिक्योर्ड वाला नहीं है, वो अनसिक्योर्ड है। और उसके बाद आता है फिर इसको पेमेंट करने के बाद फिर पार्टनर्स का लोन। फिर अब मान लो कोई पार्टनर जैसे बी है, तो बी जो है वो बी लोन देके रखा है, तो बी लोन देके रखा है, उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। बी अगर बी लोन दिया है, पर्सनल लोन दिया है, या अपनी बी की वाइफ लोन दे दी है, तो ये फिर लोन कैसा हो गया। बी की वाइफ तो खैर ये आउटसाइडर में आ जाएंगे। तो अगर कोई पार्टनर लोन दिया है, पार्टनर अलग से पैसा दिया है, तो उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, उसको भी आपको आउटसाइडर ही ट्रीट करना पड़ेगा। और फिर आता है पार्टनर्स का कैपिटल। जब बाहरी लोग को पैसा दे दिए तो फिर मालिक को भी पैसा देना पड़ेगा। देखो बाहरी लोग को कैसे कैसे पैसा दिए, पहले रियलाइजेशन जो करवाया उसको रियलाइजेशन का खर्चा भर दिए उसको हम। दूसरा, जो आउटसाइड लायबिलिटी सिक्योर्ड वाला था उसको पैसा दे दिए। तीसरा, जो आउटसाइड लायबिलिटी अनसिक्योर्ड वाला था उसको पैसा दे दिए। चौथा, पार्टनर्स अगर कोई लोन देके रखा था उसको पेमेंट कर दिए। अब जो पार्टनर मालिक जो बचा हुआ है, जिसका पैसा पड़ा हुआ है, ये भी तो भाई क्या बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी में कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है। तो मालिक का कैपिटल है, उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो मालिक का कैपिटल भी पेमेंट कर दिए। और अगर कुछ और बचा, अगर रेसिड्यू में अगर कुछ बचा, रेसिड्यू का मतलब क्या, इफ एनी, अगर कुछ बचा तो अमंग पार्टनर्स इन पीएसआर, उसको फिर पार्टनर्स अपने पीएसआर में लाके भरेगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जांपल। देखो वही एग्जांपल नीचे हम देके बनाए हैं कि अगर मेरे पास लायबिलिटी और एसेट दोनों है, एसेट में मशीन है, बिल्डिंग है और स्टॉक है, 1 लाख, 2 लाख और 50,000। और इधर लायबिलिटी देखो 6 लाख का क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है 50,000 का, बैंक का लोन है 1 लाख का, बाकी बी का लोन है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, ऐसे है, इतना सारा चीज है। तुमको देख के ही लग रहा ना कि लायबिलिटी अपने पास ज्यादा है और एसेट कम है। तो जब लायबिलिटी ज्यादा है मतलब क्या, बिजनेस को बंद करना चाहिए। ऐसा बिजनेस चलेगा क्या, चलेगा नहीं, चलिए जाएगा। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे जहां लायबिलिटी ज्यादा है। तो लायबिलिटी ज्यादा है तो ये देखो, पहला जो क्रेडिटर्स है इसको पेमेंट करना पड़ेगा 6 लाख। दूसरा क्या है, दूसरा बिल्स पेबल वाला है, तो बिल्स पेबल जो है उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक का लोन है, अब ये लोन देखो इधर साइड में लिखे हुए सिक्योर्ड वाला है, तो जो लोन सिक्योर्ड वाला है उसको पहले देंगे। और अनसिक्योर्ड में कौन सा आ गया, ऊपर का दोनों लोग आ गया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों अनसिक्योर्ड है, तो इसको बाद में पेमेंट करेंगे। और देखो बैंक लोन वाला सिक्योर्ड क्यों है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी में हम क्या दिए हुए हैं, फर्नीचर दिए हुए हैं कि अगर आपको पेमेंट हम नहीं करेंगे आप मेरा फर्नीचर उठा के लेके चले जाइएगा। उसके बाद बी का लोन, तो बी कौन है, पार्टनर, पार्टनर्स का लोन। और एस कैपिटल, बीस कैपिटल, ये मालिक का कैपिटल हो गया। तो धीरे धीरे करके सबको पेमेंट करेंगे। किस रेशियो में, तो बोलेंगे देखो जब सारे एसेट, ये तीनों एसेट को जब हम बेचे तो तीनों एसेट मेरा कितना का था, 2, 1, 3 लाख और 3.5 लाख का था। 3.5 लाख के सामान को 4 लाख में बेच दिए, वाह, ऐसा तो कम ही होता है। हम एग्जाम्पल में लिख दिए 4 लाख में बिक गया। फॉर एग्जाम्पल हम 3 लाख भी लिख सकते हैं। तो जितना भी पैसा आया इस पैसे को उठाएंगे, उठा के लेके जाएंगे ऑफिस में 4 लाख, और ऑफिस में जो 4 लाख रुपया आया, अब इस 4 लाख में से हम सारे लायबिलिटी वाले को प्रोपोर्शनेटली बंटवारा करेंगे कि आपका कितना है जी, 6 लाख है, तो इसके प्रोपोर्शनेटली में आपका जितना निकलता है उतना देंगे। और ये आदमी हमको पीटने नहीं आ जाएगा, ये नहीं कि भाई क्रेडिटर्स आएगा बोलेगा मेरा 4 लाख लाइए वरना आपको पीटेंगे आज, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा 6 लाख लाइए, कहां से उसको 6 लाख देंगे, मेरे पास 4 लाख ही पड़ा हुआ है, और 4 लाख में हमको क्रेडिटर्स को भी देना है, बिल्स पेबल को भी देना है, बैंक लोन वाले को भी देना है, बी के लोन वाले को भी देना है, प्लस मालिक तो चलो अपना हिस्सा छोड़ेगा भी, लेकिन बाकी इतना लोग जो बाहरी लोग हैं इनको तो देना ही पड़ेगा। तो हम इस पैसे का प्रोपोर्शनेटली बंटवारा करेंगे। ठीक है, इसमें लड़ाई झगड़ा का बात नहीं होता है बिजनेस में। ये देखिए जो लायबिलिटी वाला है वो आया, पीटना शुरू कर दिया, पीटा पीटी नहीं चलेगा। जो पेमेंट है अपना पेमेंट लीजिए और लेके निकलिए यहां से। उसके बाद फिर बात आता है सेक्शन 49। सेक्शन 49 बोलता है 2 तरह का हमारे पास डेट होगा, एक फर्म का डेट, दूसरा प्राइवेट डेट। फर्म का डेट का मतलब क्या, फर्म का कर्जा, और एक पर्सनल कर्जा है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो डेट ओन्ड बाय द फर्म टू, मतलब फर्म का डेट का मतलब क्या हो गया, डेट ओन्ड बाय फर्म टू आउटसाइडर। जो आउटसाइडर से फर्म ने डेट मतलब कर्जा लेके रखा है, कर्ज, इसका डेट का मतलब हो गया कर्ज। तो जो फर्म ने आउटसाइडर से कर्ज लेके रखा है, फर्म डेट ओन्ड बाय फर्म टू आउटसाइडर। और प्राइवेट डेट का मतलब क्या, डेट ओन्ड बाय पार्टनर्स इन पर्सनल कैपेसिटी।
पार्टनर अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई कर्ज लेके रखा है, ठीक है। तो दो तरह का लायबिलिटी हो गया, फर्म का लायबिलिटी और एक प्राइवेट का लायबिलिटी। फिर बोलता है फर्म्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड। अगर हम फर्म का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो फर्स्टली फॉर फर्म्स डेट। फर्म का प्रॉपर्टी किसके लिए यूज किया जाता है? पहले फर्म के लिए, फर्म के डेट के लिए। अगर फर्म का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, फर्म का कोई एसेट बेच रहे हैं, तो क्यों? फर्म के लायबिलिटी को चुकाने के लिए। तो फर्स्टली फर्म्स डेट को चुकाएंगे, सेकेंडली फॉर प्राइवेट डेट। ये समझना बात को अच्छे से समझना। फर्म का डेट का मतलब क्या? फर्म ने कोई कर्जा लिया है बिजनेस के पर्पज से, अपने फर्म के काम से। किससे कर्जा लिया है? बाहरी लोगों से। और दूसरा प्राइवेट डेट में क्या हो गया कि डेट जो मतलब जो कर्ज लिया गया है वो किस डेट ओन्ड बाई पार्टनर्स इन पर्सनल कैपेसिटी। ये प्राइवेट डेट में हो गया जो मतलब मालिक दे रहा है अपना कैपेसिटी में लोन। एक मालिक दे रहा है अपने कैपेसिटी में लोन, एक बाहरी लोग दे रहा है अपने कैपेसिटी में लोन, ठीक है। तो फर्म जो है, फर्म का प्रॉपर्टी को यूज करेंगे पहले किसको पेमेंट करने में? फर्म्स के डेट को। फर्म का डेट मतलब जो बाहरी लोग है, बाहरी लोग को पेमेंट कर दिए। उसके बाद किसको देंगे? जो घर वाले लोग दिए थे। अरे अगर कोई एक फर्म है, इस फर्म में लोन दो तरह के लोग दे रहे हैं। एक दे रहे हैं आउटसाइडर, आउटसाइडर्स का लोन है, और दूसरा लोन जो है वो किसका है? दूसरा लोन है पार्टनर्स का। तो फर्म पहले किसको पेमेंट करेगा? बाहरी लोग को, और जो बचेगा उससे किसको पेमेंट करेगा? पार्टनर्स को। फर्म्स प्राइवेट प्रॉपर्टी इज यूज। प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे? फर्स्टली फॉर प्राइवेट डेट और सेकेंडली फॉर फर्म्स डेट। तो दोनों में ऐसे ही कहानी चलता है। इसको थोड़ा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब जिसकी प्रॉपर्टी उसका डेट पहले, वही तो चीज ऊपर देख रहे हैं। अगर फर्म्स का प्रॉपर्टी है तो पहले फर्म्स का डेट, और प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो पहले प्राइवेट डेट। तो जिसका प्रॉपर्टी उसका डेट पहले देंगे। अब ये थ्योरी वाइज हो गया। थ्योरी में यही सब इतना पढ़ना है। इसके बाद थ्योरी में और कुछ तुमको जानने का जरूरत है नहीं, तुम्हारे लेवल पे इतना बहुत है। अब असली काम जो तुम्हारा काम है, ये तो चलो ये तो हो गया वो वाला बात कि एमसीक्यू वगैरह आएगा तो उससे बन जाएगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिससे क्वेश्चन बनेगा, वो नीचे है कहानी। बोलता है स्टेप्स इन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या क्या स्टेप्स होता है? पहला, सबसे पहला काम, क्लोज द बुक्स। सारे बुक्स को बंद करो, दैट इज बैलेंस शीट को खाली कर दो। पहला काम करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है। अच्छा, तो बैलेंस शीट कैसे खाली होगा? बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाई पड़ता है मेरा? एक तरफ के दिखेगा मशीनरी, एसेट वगैरह दिखेगा ना, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक, ये सब दिखेगा। दूसरे तरफ क्या दिखेगा? दूसरे तरफ दिखेगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और क्या दिखेगा? ट्रेड पेबल्स, और क्या दिखेगा? बैंक लोन, और क्या दिखेगा? XYZ का कैपिटल। तो बैलेंस शीट को खाली करने का मतलब है कि ये सारे एसेट को मार दो और सारे लायबिलिटी को मार दो। बैलेंस शीट हो गया खाली, सबको बाहर कर दो, अपने आप बैलेंस शीट खाली हो गया। तो बैलेंस शीट खाली करने का काम करना है पहले। अच्छा, बैलेंस शीट खाली कैसे होगा? तो आपको बनाना है, प्रिपेयर कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाना है, बस बैलेंस शीट खाली हो जाएगा हमारा। ये नीचे करके हम बताएंगे कैसे होगा। दूसरा स्टेप क्या है? सेल करना है। सेल करना है या फिर टेक ओवर ऑफ एसेट। एसेट जो हमारे पास है, जितने भी एसेट हैं, चाहे तो एसेट को बेच दो, लिखा हुआ भी एसेट को बेच दो, या फिर अगर मान लो हम हैं ओनर, हम हैं ए, मिस्टर ए, हम भी पार्टनर हैं, हमको एसेट बेचने का मन नहीं है, हमको एसेट को घर में यूज करने का मन है। एसेट हम खुद ही टेक ओवर कर लिए। एसेट गया ना, किसी भी बहाने से फर्म से एसेट चला गया, तो चाहे तो एसेट को बेच दो या टेक ओवर कर लो, पार्टनर खुद ही टेक ओवर कर ले उसको। दूसरा पे ऑफ या टेक ओवर ऑफ लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी है उसको भी आप पे ऑफ कर दो या टेक ओवर कर लो। हम बोले भाई ये वाला लायबिलिटी को हम पेमेंट कर देंगे, तुम मेरे कैपिटल से एडजस्ट कर दो, कोई बात नहीं, मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, भाई मालिक का कैपिटल कम हो जाएगा, मालिक उस लायबिलिटी को पे कर देगा। एक ही बात है। मानो कोई मेरे पहचानने वाले से कर्जा लेके आए थे, तो हम बोले अच्छा उसका टेंशन छोड़ दो, उसको हम पेमेंट कर देंगे। तो इतना से मालिक का कैपिटल क्या होगा? तो मालिक मतलब जो फर्म में मालिक जो है उतने का मालिक लायबिलिटी बन जाएगा। फर्म में पहले कोई और लायबिलिटी था, अब कौन लायबिलिटी बनेगा? मालिक। तो मालिक का कैपिटल बढ़ेगा, तो अब मालिक का कैपिटल बढ़ा दो, बाद में कैपिटल मालिक का भी कैपिटल पेमेंट करना है, लेकिन उस समय मालिक का कैपिटल बढ़ जाएगा और मालिक सामने वाला लायबिलिटी को पेमेंट कर देगा। बिजनेस में क्या होगा? सामने वाला का लायबिलिटी कम हो जाएगा। बिजनेस में सामने आउटसाइडर का लायबिलिटी कम होगा, मालिक का लायबिलिटी बढ़ जाएगा, यही होगा ना। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोलता है? क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे एंड ट्रांसफर इट्स बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके सारे बैलेंस को कहां भेज देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सारा स्टेप्स अभी थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन जब हम एग्जांपल से करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पांचवा पॉइंट देखो, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर इट्स बैलेंस टू कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और इसका जो भी बैलेंस बचा है कैश या बैंक का, उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पे?
कैश और मतलब पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे और उसका जो भी बैलेंस रहेगा वो बैलेंस को कैश और बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल का आने वाला है उस बैलेंसिंग फिगर को कहां भेजेंगे? पार्टनर्स का कैश और बैंक के अकाउंट में। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्लोज करेंगे कैश और बैंक अकाउंट को और इट विल टैली, यानी कोई भी बैलेंस इसके अंदर नहीं बचेगा। जब लास्ट में कैश और बैंक बैलेंस को देखेंगे ना टैली करके, तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, वो दोनों टैली कर जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगा। एग्जांपल देखो और मजा आ जाएगा, एग्जांपल को समझोगी और ये टॉपिक खत्म, बहुत इजी हो जाएगा, फिर हर क्वेश्चन बन जाएगा। बोलता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तीनों इक्वल पार्टनर है, मतलब इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? तीनों का रेशियो हो जाएगा 1:1:1, बराबर बराबर रेशियो होगा, इसमें कोई शक? देयर बैलेंस शीट एज, तो बैलेंस शीट इसका देख लो, कैश दिख रहा है 40,000, बिल्डिंग है 1 लाख, डेटर्स है 2,05,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 30,000, क्रेडिटर्स है एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल और जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। एसेट लायबिलिटी दोनों मैच कर गया, 375 का आ गया। अच्छा याद करो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हमारा कूड़ा होता है। तो कूड़ा पता है, कूड़ा का क्या हिसाब किताब होता है? कूड़ा किससे मैनेज होगा? पार्टनर्स कैपिटल से मैनेज होगा। याद करो एडजस्टमेंट पार्टनर कैपिटल से होता था, तो इसको तो वहीं भेज देंगे। फिलहाल हमको बैलेंस शीट को खाली करना है, यही पढ़े थे ना। अब स्टेप ऊपर का देखते जाओ, जो स्टेप ऊपर लिखवाए थे। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि बैलेंस शीट को खाली कर दो, क्लोज द बुक्स, बुक्स को खत्म करना है। तो बैलेंस शीट खाली कैसे होगा? सारे एसेट को मार दो, सारे लायबिलिटी को मार दो। मार दो मतलब कहीं भेज दो, इसको यहां से हटाओ कहीं और भेजो। ठीक है, अच्छा एडजस्टमेंट भी कुछ दिया हुआ है, एक बार एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन का पढ़ लो कि बिल्डिंग और डेटर जो है उसको बेच दिया गया। बिल्डिंग को 60,000 में बेचा और 1 लाख में किसको बेचा? डेटर्स को बेचा। तो जो दोनों मिला के कितना कैश आ गया? 1,60,000 का कैश आया। अब देखना कैश आया हम लिख दिए जान के, ताकि समझने में इजी हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रेडिटर्स वेयर पेड 40,000, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर दिए? 40,000। और प्रिपेयर करना क्या है इस क्वेश्चन में? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। ये ऊपर भी हम लोग पढ़ लिए थे कि लास्ट में क्या बनाते हैं हम लोग? लास्ट में हम लोग यही 3 अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे के सॉल्यूशन पे। सबसे पहला काम हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट खोल के उसमें सारे एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, करते हैं। हमारे बैलेंस शीट में क्या था? कैश को छोड़ दो, क्योंकि कैश का हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश का जो भी बैलेंस रहेगा कैश अकाउंट में जाएगा। हम तीनों अकाउंट खोल लेंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है, चलो कैश से ही शुरुआत करते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअली, तो ये इस साल का क्लोजिंग जो अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो कैश का हमारा बैलेंस कितना बचा हुआ है? 40,000। कैश का बैलेंस 40,000 बचा हुआ है, तो देखो कैश अकाउंट का टू बैलेंस BD 40,000 आ गया। उसके बाद आगे चलना। उसके बाद आगे है बिल्डिंग हमारा 1 लाख का था, डेटर हमारा 2,05,000 का था। ये बिल्डिंग और डेटर दोनों आ गया रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि जो ऊपर एसेट दिख रहा था तुमको, जो बैलेंस शीट में एसेट दिख रहा था, जो बैलेंस शीट का एसेट था, अब वो रियलाइजेशन का एसेट बन जाएगा। रियलाइजेशन का एसेट बन जाएगा। तो जब एसेट इंक्रीज होगा किसी भी जगह पे, तो उसको हम क्या करते थे? डेबिट करते थे ना, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम बोलेंगे अब रियलाइजेशन नाम का एसेट मेरा इंक्रीज करके डेबिट हुआ, और जो मेरा बिल्डिंग नाम का एसेट था वो बिल्डिंग नाम का एसेट चला गया, एसेट डिक्रीज होकर क्रेडिट हो गया। और अब कौन सा एसेट तैयार हो गया? रियलाइजेशन। मतलब रियलाइजेशन को ही हम एसेट भी मानेंगे, रियलाइजेशन को भी ही हम लायबिलिटी भी मानेंगे, और वहीं पे सारे ट्रांजेक्शन को हिसाब किताब करके खत्म भी करेंगे। तो देखो बिल्डिंग आ गया मेरा रियलाइजेशन में, डेटर्स आ गया मेरा रियलाइजेशन में। अब कैश को भी भूल जाओ, अभी ये नीचे वाला कैश ऊपर आया है, इसका हिसाब हम बताते हैं। एक बार टिक आउट करते चलते हैं सारे चीजों को। बिल्डिंग का काम हो गया, डेटर्स का काम हो गया। इनका कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम करते हैं ब्लू कलर से। हाँ, तो बिल्डिंग का काम हो गया, डेटर्स का काम हो गया। ठीक है, इधर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स था, उसको भी ले आए। बस तो 3 चीज को ले आए। देखो लायबिलिटी में यहाँ क्रेडिटर्स दिख रहा था ना, लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर्स कितने का था? 45,000 का था। बाकी ये तीनों जो चारों पैसा जो है XYZ का कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये सब कैपिटल का पोर्शन है। और ये कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है, जरा उसको पलट के देखो, बाई बैलेंस BD में 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों में चला गया। बाकी जो जनरल रिजर्व 30,000 का था, उस 30,000 को तीनों को बराबर बराबर बांट दिए 10-10,000 करके। तो पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर का पैसा, जो मालिक का पैसा था, वो दोनों आ गया। अरे मालिक का पैसा तो है, जनरल रिजर्व किसका पैसा है? मालिक का पैसा। रिजर्व कहां का पोर्शन होता है? प्रॉफिट का पोर्शन होता है। प्रॉफिट कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, कैपिटल में जाके जुड़ जाता है। तो जब प्रॉफिट उसमें जाके जुड़ता है, तो ये तो मालिक का ही पैसा है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को मालिक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। मालिक का पैसा बढ़ा हुआ है कितने से? 1,10,000 1,10,000 1,10,000। अब ये जो कूड़ा था ऊपर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम का, इस कूड़े को खत्म करो 30,000 को। तो कूड़ा को खत्म करेंगे कैसे? 10-10,000 से तीनों पार्टनर में बांट दिए कूड़ा, तो उतने से उसका पैसा 10-10,000 से कम हो गया। बाकी रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा? ये भी रुक जाते हैं हम। पहले कैश अकाउंट में आ जाओ।
कैश अकाउंट का हिसाब देखो, ओपनिंग बैलेंस 40,000 का कैश में था, सीधे कैश में आ जाओ। जितना भी एसेट था जो हम बेचे थे, तो ये बताओ, ऊपर जरा थ्योरी पे आओ, पहला नंबर पॉइंट जो एडजस्टमेंट का था उसमें आ जाओ। 60,000 का हम बिल्डिंग बेचे थे, 1 लाख का हम डेटर बेचे थे, दोनों मिला के 1,60,000 में बेचे थे। तो ये बताओ उससे क्या हुआ, कैश आया ना 1,60,000 से। तो जब कैश आता है तो कैश अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो जाता है। तो गया क्या था, बिल्डिंग और डेटर। लेकिन बिल्डिंग और डेटर को हम किसका एसेट बना लिए थे, अब रियलाइजेशन का। हम क्या बोले, अब रियलाइजेशन नाम का ही मेरा एसेट बढ़ा हुआ है। जो हम अभी एक एंट्री मार के बताए थे, रियलाइजेशन नाम का एसेट इंक्रीज होकर डेबिट हुआ, बिल्डिंग नाम का एसेट डिक्रीज होकर क्रेडिट हुआ, डेटर नाम का एसेट डिक्रीज होकर क्रेडिट हुआ। तो सारे एसेट को खत्म कर दिए, जो एसेट जिस नाम से था उसको खत्म कर दिए, और हर किसी को अब रियलाइजेशन का ही एसेट बना लिए कि अब ये रियलाइजेशन ही एसेट है। तो जब रियलाइजेशन ही एसेट है तो अभी कम कौन सा होगा, रियलाइजेशन ही तो कम होगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में हो जाएगा बाई कैश, और कैश में हो जाएगा टू रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन में बाई कैश 1,60,000 और कैश में टू रियलाइजेशन 1,60,000। ये भी समझ में आ गया, इसको भी टिक आउट कर देते हैं। हमको ये भी समझ में आ गया, हमको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया। इतना सारा पॉइंट हो चुका है। अब आगे आते हैं, क्रेडिटर्स वेयर पेड 40,000, लाइबिलिटी कम हुआ 40,000 से, उसको पेमेंट कर दिए। तो पेमेंट किए तो क्या हुआ, पैसा गया होगा टू कैश 40,000 से, और फिर डेबिट किसको करेंगे। तो अब लाइबिलिटी मेरा कौन है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ही मेरा लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन नाम का लाइबिलिटी डिक्रीज करके डेबिट हो जाएगा कितने से, 40,000 से। तो रियलाइजेशन के लेजर में टू कैश और कैश के लेजर में बाई रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन के लेजर में टू कैश और कैश के लेजर में बाई रियलाइजेशन। ये रहा लाइबिलिटी पेड का। ये भी बात समझ में आ गया। अच्छा, तो अब बचा क्या, अब बचा है पार्टनर्स कैपिटल में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बता ही दिए, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस जो है, अच्छा ये भी बाकी है। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस को क्लोज करेंगे। तो देखो हमारे पास एसेट जो दिख रहा है, एसेट तरफ जो दिख रहा है, मतलब एसेट मतलब जितने का मेरे पास एसेट पड़ा हुआ था, 1 लाख का एसेट था, 2,05,000 का था और 40,000 का था, कुल मिला के 3,45,000 का मेरे पास एसेट था। ज्यादा तो इधर ही है डेबिट साइड में। तो 3,45,000 का एसेट था और 15,000 और 1,60,000, 1,75,000 का लाइबिलिटी था। तो यानी 1,40,000 का बैलेंसिंग फिगर बच गया। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इतने का क्या हुआ होगा, लॉस ही तो हुआ होगा, क्योंकि रियलाइजेशन कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट ऊपर हम लिख दिए हैं। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या, जहां पे हम प्रॉफिट और लॉस को डिक्लेयर करते हैं कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो यहां पे रियलाइजेशन में हमको लॉस हो गया ना, क्योंकि एसेट हमारे पास ज्यादा था, लाइबिलिटी हमारे पास कम था। तो भाई लाइबिलिटी कम था तो उतना उसको मेंटेन करने के लिए मेरा एसेट यूज करना पड़ गया। तो ये तो लॉस है ना बिजनेस का। भाई अगर लाइबिलिटी कम है और कम लाइबिलिटी वाले को ज्यादा एसेट देके मैनेज कर रहे हैं, मतलब कोई लॉस तो कर रहे हैं ना हम। मेरे पास कम लाइबिलिटी है, ज्यादा एसेट है, उसको पेमेंट कर रहे हैं, उतना थोड़ा सा लाइबिलिटी के लिए उतना ज्यादा एसेट देना पड़ रहा है, तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। तो उस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में भेज के खत्म करेंगे। कितना लॉस हुआ, 46,667, 46,000, मतलब 1,40,000 का लॉस हुआ, तो तीनों को बराबर बराबर बांट लिए। ठीक है, अब ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस कहां जाएगा, ये लॉस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि लॉस तो वही झेलेगा ना, मालिक ही झेलेगा। तो उस लॉस को हम ट्रांसफर कर दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन लिख के। देखो ये भी काम हो गया। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस बचा, वो बैलेंस देखो इतना बच गया होगा, 53,333, 53,333, 53,333। इसी बैलेंस को हम कहां भेज देंगे, इसी बैलेंस को हम भेज देंगे पार्टनर्स के कैश अकाउंट में। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये कहानी क्या है ये समझाते हैं हम एक बार, देखना अच्छे से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में XYZ जो है, इन तीनों का जो बैलेंस पड़ा हुआ है बिजनेस में, वो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 पड़ा हुआ है। और इसको चुकाए हैं हम कितना, 46,667 प्लस 10,000, तो कितना हो गया, 56,667। तो 1,10,000 रुपया बेचारे का निकल रहा था एक्स का, और उसको हम केवल 56,667 दिए हैं। तो अभी और देना बाकी है कि नहीं, अभी और पैसा देना पड़ेगा ना मालिक को। तो 53,333 रुपया उसको और दे देंगे। इतना मतलब बराबर बराबर सबको तीनों को दे देंगे। मतलब जितना बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां बराबर ही निकल रहा है। तो इतना रुपया तीनों पार्टनर को कैश में हम पेमेंट कर देंगे। और जब कैश में पेमेंट करेंगे तो भाई ऑब्वियसली कैश में तो आएगा ही वो कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में बाई XYZ तीनों का अमाउंट आ गया। अब जैसे ही ये तीनों का अमाउंट आया, तो अब जब बैलेंस मिलाएंगे तो क्या होगा, ये अकाउंट पूरा टैली कर जाएगा। क्योंकि देखो अब कुछ भी नहीं छूटा हुआ है, हम सबको एक बार टिक आउट कर दे रहे हैं। अब कोई भी आइटम्स हमारा छूटा हुआ नहीं है। तुम देखो हर किसी में टिक लग चुका है, सबका ट्रीटमेंट बता चुके हैं हम।
तो अब क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस में भी टिक लगा देते हैं, सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस सिचुएशन पे आके हमारा कैश अकाउंट जो है वो टैली कर जाएगा। आया बात समझ में?